नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जो है आज बहुत ही मेहमान, विशिष्ट मेहमान आप कह सकते हैं कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो सेना में बहुत ऊंचे अहदे पर रहे रिटायर्ड जनरल साहब है, विजय नंदन शाही जी है, नारायण जी है, प्रोफेसर अवनिंद्र जी है, सुमन जी है। ऐसे और एक दो गेस्ट हमारे जुड़ेंगे जो वहाँ के पटना के काफी सक्रिय और रूप से और सामाजिक कार्य में हो या पत्रकारिता में हो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन आज जो ये हम लोगों का जो ये मौजू है और जो सब्जेक्ट हम लोग के लेके आए हैं बात करने के लिए बिहार स्वाभिमान से, हम बिहार स्वाभिमान से एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को हम लोग अपने लोगों के सामने मिलाते हैं, चर्चा करते हैं। और आप जैसे विद्वत जनों की हम उस चर्चा में इसलिए उसकी राय सामने में रखते हैं कि शायद बिहार के लोगों में जो एक डिस्कोर्स जो बदल नहीं रहा है, उस डिस्कोर्स को बदलने में शायद ये स्वाभिमान आंदोलन की कोई भूमिका हो। और हम लोग एक बात से कई बात को जुड़ते हुए एक चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जेहन में एक दो सवाल आता है इस चर्चा के साथ में कि अगर आज हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिहार ने काफी डेवलप किया है। बिहार में चमचमाती सड़कें आपको हर जगह मिलेगी। पावर के मामले में आज की तारीख में ये हालत है कि खुद मंत्री का उसमें मैंने कल ट्विटर देखा था तो 1.5 करोड़ का राजस्व बिहार सरकार सरप्लस पावर से कमा रही है। तो बिजली की कमी नहीं है। गांव में भी 12-13 घंटा से लेके 24 घंटे तक बिजली हम लोगों ने भी देखा है। गाय भगाए जब गाँव जाता हूँ तो सड़कें चमचमाती हुई मिलती है, गलियों में आपको लाइट मिलती है, सब जगह सब कुछ लगता है कि बिहार तो सचमुच में बदल गया है। एक बीमारू राज्य का जो बिहार का जो एक तमगा था, मुझे लगता है कि कभी कभी गांव जाने पे एहसास होता है कि शायद बिहार कुछ बदल गया है। लेकिन बिहार से जो चलने वाली ट्रेनें हैं, भर भर के आने वाले जो मजदूर आते हैं, उनका पलायन जब देखता हूं तो लगता है कि बिहार से कुछ नहीं बदला है और ये शाश्वत बीमारी जो बिहार की है वो अभी भी कायम है। और इस बीच जब बिहार की सियासत की तरफ झांकते हैं, पटना की उस राजनीति में झांकते हैं और उस खबर की तरफ देखता हूं जो कभी खेला हुए की बात होती है, कभी एक सरकार को दूसरे सरकार के बदलने की बात होती है, कभी जातीय जनगणना के लेके बात होती है, ऐसे तमाम इशूज जो बिहार के हैं, तो मुझे लगता है कि क्या हम बिहारी, हमारा सवाल आज का यही रहा है कि क्या हम बिहारी कुछ ज्यादा ही सियासी है या हमारी सियासी सोच जो है पिछले 3 दशक से हमारे सोचने की क्षमता को इतना कुंद कर दिया है कि हम लोग सियासत से ऊपर इतर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, बिहार के कोई नौजवान आज की तारीख में वहां इन्वेस्ट करने और एक अपने को उद्यम बनाने में अभी भी अपने को सक्षम नहीं पाते हैं, तो फिर इस बिहार में इस चर्चा के बदले अगर खरमास के बाद खेला होवे की चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि बिहार का जो टैलेंट पूल है वो कहीं है नहीं। बिहार सरकार के और शासन के बीच में बहुत ही मीडियोकर लोगों के हाथ में वो बिहार है और सारा बिहार उस सियासत में ढोल बजा रहा है। मैं सीधे शाही साहब के पास आता हूं। बहुत ही अनुभवी हम लोगों के बीच में है और हम तो उनके सामने में बहुत छोटे हैं और बहुत ही जूनियर के इतनी हैसियत नहीं रखते हैं कि हम उनके सामने में बड़ी बड़ी बात करें। बदलते बिहार को जो उन्होंने 4-5 दशक देखा है, करीब से देखा है, उसमें उन्होंने आपने सर क्या जनरल साहब इस सियासत के बदलते हुए दौर में आपको लगा है क्या क्या समाज को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है इस बिहार में? हम ये नए साल में आपका एक उद्बोधन चाहेंगे जनरल साहब। धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस परिचर्या में निमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूं। अपने प्रांत बिहार का पहला 2.5 शतक हमने वहीं पर बिताया एक छात्र के रूप में, और अंतिम जो 2.5-2 शतक वो रिटायरमेंट के बाद हमने बहुत करीब से बिहार को देखा, बिहार के गांवों को देखा, बिहार के पॉलिटिक्स को भी देखा। और बीच के 4 दशक मैं सेना में रहा। सेना में मैं आर्मी मेडिकल कोर में एक हृदय रोग विशेषज्ञ और बाद में एक उनका सबसे महान प्रशासक और योजनाकार के रूप में रहा। इस लंबे समय में
मैंने 3 चीज बिहार में देखी। पहला कि बिहार की विशिष्टता, स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ बिहार। दूसरी विषमता, और तीसरी विवशता। ये तीनों जो प्रश्न थे उसको हमने बहुत करीब से देखा, सुना और महसूस किया। अगर मैं बिहार की विशिष्टता के बारे में मैं कहूं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र का सबसे वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट बिहार रहा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हर स्टेट से अच्छी थी और हमेशा ही बिहार को सबसे उत्कृष्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट माना जाता था। हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटीज हमारे अच्छे थे। हमारे जितने भी कॉलेजेस थे, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजेस थे उनका नाम था, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी थी। मैं इस सब के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे 50 ऐसे कॉलेजेस थे बिहार में जो कि काफी अच्छे थे और अच्छी वहां गुणवत्ता वाली एजुकेशन दी जाती थी। हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ये बिहार में उत्कृष्ट श्रेणी में गिने जाते थे। आपको जान के खुशी होगी कि हर जिला में एक जिला स्कूल होता था। वो इतना बढ़िया स्कूल होता था कि उस स्कूल से 100% बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते थे। इतने अच्छे स्कूल थे, हर जिला में था। हमारे प्राइमरी स्कूल्स भी थे गांव में, और मैं गांव में ही प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा, और वहां की एजुकेशन भी इतनी अच्छी थी। टीचर हमेशा समय पर आते थे, समय पर स्कूल में सब पढ़ाई होती थी, और किसी तरह का व्यवधान हमारी पढ़ाई में गांव में भी नहीं था। बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की शिक्षा हमें प्राइमरी स्कूल्स में मिली और मिलती थी। हमारे बिहार में उस समय बहुत बड़ी और आप कहिए एग्जेम्पलरी सोशल एमिटी थी। हमने वहां दिवाली देखा है, छठ देखा है, ईद देखा है, मुहर्रम देखा है, और वहां एक महावीरी झंडा निकलता है महावीर के जी की याद में। इस सब को हमने देखा है और हम लोग उत्सुकता से इस सब का इंतजार करते थे कि देखें कैसे इस सब का संचालन होता है, लोगों में कितनी दोस्ती है, कितना प्यार है, कितना, और इसके लिए हम लोग डॉक्टर साहब, अब मैं एक मिनट, मैं अभी एक परिचय के रूप में अपने दूसरे जो सम्मानित गेस्ट हैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है जितनी बड़ी सूची आपने दी है और जिसने बिहार के इमेज को आपने जिस तरह से गिनाया है। और मैं कहूं कि ये 3 दशक पहले का जो आपने एक एक प्रतिबिंब रखा है अपने बिहार के लोगों के सामने में। नए जनरेशन हम लोगों ने तो कुछ कुछ देखा है डॉक्टर साहब आपके उस बिहार को, लेकिन नए जनरेशन के लोग तो यकीन नहीं करेंगे कि जो आपने एक स्टैंडर्ड इस बिहार का दिखाया, 70-80 के दशक के बिहार के स्टैंडर्ड का जिला स्कूल हमने देखा, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपटीशन को हमने देखा, उस मेधावी छात्रों का की प्रतिभा की इसकी चर्चा भी हम लोगों ने देखा है और उसको महसूस किया है। मैं सीधे रवि जी के पास आता हूं कि रवि नारायण जी, आप बहुत करीब से इस बदलाव को आपने, मुझे लगता है कि शाही जी के पीढ़ी के बाद जो हम लोगों की पीढ़ी है और उसमें आपने बिहार को देखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम बिहारी कुछ ज्यादा ही सियासी हैं, या हमारी सोच जो है वो सियासत के इर्द गिर्द बाहर जा ही नहीं पाती है और हम अपने उन सारे धरोहर, अपने सारे मूल्य को धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं और सामाजिक ताना बाना टूट सा गया? रवि जी। देखिए सर, मैं आप जहां से शुरू किए हैं वहीं से बात शुरू करता हूं। बाकी जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं वो पूरे अपने अनुभव जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जो हम लोगों का एरा है, जो हम लोगों के जिस समय से हम लोगों ने बिहार को देखा है, एक बात तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि राजनीति शब्द अगर बिहार में जिस ढंग से आज की जो परिचर्चा का जो विषय भी है, बिहार में राजनीतिक को समझ जिस ढंग से है, इसको बड़ा सकारात्मक ढंग से हम देखते हैं। क्योंकि बिहार के लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो मैं मानता हूं कि बाकी सारे राज्यों से बिल्कुल समृद्ध है।
यहाँ पे हर लोग, छोटे से छोटा बच्चा से भी अगर पूछेंगे तो एक राजनीतिक समझ जरूर रखता है, अगर अच्छी समझ रखता है। लेकिन यही राजनीति शब्द जब नकारात्मक रूप ले लेती है, और जब आप बात करेंगे कि सब बात में अगर कुछ भी कहना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई राजनीति मत करो, एक नकारात्मक स्वरूप जब निकलता है, तो फिर वहां से चीजें गंदी हो जानी शुरू हो जाती है। देखिए बिहार में हम लोगों ने देखा है कि देखिए उसकी एक जो इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है शुरू से, लेकिन एक एरा जरूर आया है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि जातीय संघर्ष शुरू होता है, जहाँ पे जातीय संघर्ष ऐसा शुरू होता है कि वो जातीय संघर्ष जो है वो नरसंहार में तब्दील होता है। एक दौर ऐसा आता है कि जब पूरी की पूरी बिहार जो है, आधा से ज्यादा जिले जो हैं वो नरसंहार में डूबा हुआ रहता है। लेकिन जब बिहार में अगर कहें तो जब योजनाएं हों या विकास का पैमाना अगर जातियों में आकर बंध जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि विकास जो है उसका अपना असली स्वरूप जो है वो खो हो जाता गया। है। और यही हम देखेंगे कि देखिए बिहार का आजकल कहने में मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार का आज हर नेता, हर दल अपने जातीय आधार पर ही अपना जो अस्तित्व है वो तलाश रहा है। क्योंकि खास करके अगर क्षेत्रीय पार्टियों को अगर देखेंगे तो वो जातियों के इर्द गिर्द ही अपनी सारी योजनाएं की बनाने की बात हो या फिर कोई भी प्लानिंग की बात करती हो, वो जातियों के इर्द गिर्द ही रहती है। आप आज तो चर्चा बड़ी होती है कि 15 साल बनाम 15 साल, आप लालू समय का 15 साल देखें या नीतीश कुमार जी का, बड़ी बहस है, आप जो भी कह लें। लेकिन आप अगर क्षेत्रीय पार्टियों में अगर देखें, आरजेडी हो, जदयू हो, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो रही हैं वो जातियों के इर्द गिर्द ही अपनी सारी समीकरण बुनती रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो, आप अगर कह ले बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, विशुद्ध रूप से खुले रूप से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि धार्मिक स्तर पर लड़ती है, राम की बात करती है या फिर धर्म की बात करती है। लेकिन वही जब बिहार में जब सत्ता में सीन होती है तो देखिएगा कि वही जातीय समीकरण में उलझ करके वो भी रह जाती है। तो जाति से रवि ऊपर जी, जो है वो रवि जी, देखते हैं कि उठना बहुत बड़ा मुश्किल है। आपने एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया है और मुझे लगता है कि शायद हम उस चर्चा को इस बीच में नहीं ले आ पाए। आप जो बिहार के 70 दशक के उस जातीय विद्रोह, जातीय ये जो था अहंकार और उसके लिए जो बिहार की एक खूनी क्रांति आप कह सकते हैं, वो सब भी हमें दिमाग में, हम लोगों को इसमें रखना चाहिए जेहन में। लेकिन वो एक बहुत पुरानी बात हो गई है अब शायद बिहार के लिए। कम से कम बिहार के लोगों में इतनी समझ तो आ गई है, जो आपने बहुत सही तरीके से इसको विश्लेषण किया है कि बिहार में लोग राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है। मैं इसी राजनीतिक समझ के लिए सुमन जी से बात करना चाहूंगा कि सुमन जी सामाजिक रूप से काफी जुड़ी हुई है और काफी लोगों से एक्टिव है। सुमन जी, हम लोग जो बिहार में गाहे बगाहे जाते रहे हैं चुनाव के दौरान या अपने किसी पर्सनल विजिट में भी, तो मुझे लगता है कि बिहार में मर्दों से ज्यादा राजनीतिक समझ औरतों में ज्यादा है। मर्द के में हम यूथ से लेके और अगर हम कहें कि बुजुर्ग तक में, जो अभी रवि जी बता रहे थे, एक जातीय अहंकार तो कायम है, लेकिन मुद्दे को तलाशना और औरतें अपने हिसाब से उसको जजमेंट करने में मुझे लगता है बिहार के औरतों का सानी नहीं है। पिछला इलेक्शन, 2 इलेक्शन मैंने बिहार को देखा है और औरतें ही डिसाइडिंग रही है। और वो एक तरीके से बिहार के लोगों के लिए एक मैसेज था कि कोई भी औरत जो वोट करने पोलिंग बूथ पे जाती है या गई थी, जिनसे मैंने बात भी की, उनके दिमाग में शायद कोई जातीय समीकरण नहीं रहा होगा। उनके दिमाग में सिर्फ अपना मुद्दा था और वो विकास का मुद्दा था। क्या सुमन जी आपको लगता है कि ये जातीय अहंकार को तोड़ने में वहां की महिलाएं जो है उनकी ज्यादा भूमिका है या रहेगी? सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम कहना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमें आपने कुछ बोलने का मौका दिया है। बहुत अच्छा साही सर ने भी बोला है, रवि जी ने भी बोला है। अगर हम जातीय राजनीति की बात करें तो मतलब मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। मैं तो सामाजिक स्तर पे जो काम करती हूँ और जो इतने दिनों से 30-35 साल का जो अनुभव है ग्रास रूट पे काम करके देखने का, मैं उसके आधार पे कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगी और लोग भी इसको सुनेंगे और समझेंगे। अगर राजनीति की बात करते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब शाही जी जिस तरीके से बोल रहे थे, उस टाइम पे महिलाओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर उनकी भागीदारी की बात हो
राज्य स्तर पर, देश स्तर पर या फिर ग्रास रूट के स्तर पर। वो मतदाता के रूप में भी उनकी भागीदारी नहीं थी, तो बाकी चीजों की भागीदारी की तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। अब वहां से पिछले कुछ 30-40 सालों से जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, और आज जब हम बात करते हैं 30 सालों में बहुत सारी सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के विकास के ऊपर बात किया, महिलाओं को आगे लाने की बात की है, तो बेशक आज ये हम जरूर कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं, भारत की राजनीति में भी बिहार जो अपनी अहम भूमिका निभाती है, उसमें बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जब मतदान होता है तो आप जैसे मीडिया के लोग भी महिलाओं को कतार में लगे हुए ही फोटो दिखाने में ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं, और वो एक न्यूज बनता है नेक्स्ट डे के लिए, या फिर जो हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी एक न्यूज बनता है। वहां कोई पुरुषों का लाइन नहीं आप दिखाते हैं, आप महिलाओं का ही कतार दिखाते हैं। तो उसका परिणाम अभी तुरंत आप देख सकते हैं, जब हमारा अभी पंचायत का इलेक्शन हुआ है, मतदाता के रूप में जितनी महिलाएं आगे आई हैं, उसका परिणाम है कि 50% की भागीदारी तो उनको मिला हुआ है पंचायत में एज एक कैंडिडेट्स के रूप में, लेकिन उससे ज्यादा महिलाएं जीत के आती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि महिलाएं मुखर हुई हैं, और ना सिर्फ कि मतलब बाकी जगहों में राजनीति में मुखर हुई है, और जात पात को तोड़कर मुखर हुई है। बहुत अच्छा। उनको एक समय ऐसा था कि एक मुसहर महिला को एक ब्राह्मण परिवार के आंगन में एंट्री नहीं था, पर आज हम कह सकते हैं कि वो मुसहर महिला के आंगन में ब्राह्मण परिवार के लोग जाके और पंचायती करवा रहे हैं, पंचायत बिठा रहे हैं। ये जो बदलाव है, हो सकता है कि बहुत सारे संगठनों को बहुत नहीं भाए, पर विकास की दिशा में आने वाले समय की ये मांग है, और जब तक हम उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे राजनीति में, चाहे वो मतदाता के रूप में हो, चाहे कैंडिडेट्स के रूप में हो, आप जिस रूप में भी देखें, उसको जब हम सुनिश्चित करते हैं तो घर से लेके बाहर तक जाति टूटता है। आप सिंपल एक आज की तारीख में खाना पीना रहन सहन से लेके जब हम 1 से 2 परिवार के बीच में शादियों की बात करते हैं, हमारे जितने भी बड़े राजनेता हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ उदाहरण है उनको छोड़ के, या कुछ जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, आप उदाहरण दीजिए मुझे प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में लड़का या लड़की किसी दूसरे अपोजिट जाति के साथ जब उनका प्रेम विवाह का बात आता है तो कितने लोग राजी खुशी से उनकी शादी कराने में आगे आते हैं, कितने लोग। जी। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आज की तारीख में आप या दहेज की बात करें, बाल विवाह की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, या जाति को तोड़ने की बात करें, जब तक हम लोग बेटी रोटी एक साथ नहीं करेंगे ना, तो ये जातीय समीकरण चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। सुमन जी देखिए, मैं आपको ये आपके एक पृष्ठभूमि की बात मैं बताऊं कि जिस बात को लेके आप ये सोशल जो रिवॉल्यूशन की बात आप कह रहे हैं ना, ये जातीय स्टिग्मा कोई बिहार के ही नहीं है, ये पूरे देश की और पूरे सामाजिक व्यवस्था की प्रॉब्लम है। और इस सामाजिक व्यवस्था में आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई ये हिंदू में या मुस्लिम में नहीं है, या उस कास्ट में नहीं है, या इस कास्ट में नहीं है। ये कॉमन फेनोमेनन है, और उसका एक आर्थिक बैकग्राउंड सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण है वो मैं इसलिए आपको कह सकता हूं कि जहां जहां एलिट क्लास हुए हैं, उस एलिट क्लास में ये अपवाद नहीं है। आप उस एलिट क्लास में चले जाएं तो वहां सब कुछ इसलिए मान्य है कि उनका एक अपना क्लास है, और उस क्लास में वो सब चीज सूट करता है। मुझे लगता है कि हमारे और कोई मेहमान जुड़ रहे हैं, उससे पहले मैं शाही जी के पास जाना चाहूंगा। जितना साहब, आपने तो सबसे बड़ी बात है जो बिहार की भूमिका, बिहार की चर्चा में और बिहार का जो इंट्रोडक्शन आपने लोगों के सामने में रखा, मुझे लगता है कि बिहार का वो गोल्डन पीरियड रहा होगा। लेकिन मैं आज एक दूसरा सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, लगभग 16-17 साल से नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, और हर 5 साल में के बाद जो उनकी भूमिका है वो बिहार में अलग अलग तरीके से बदलती रही है। बहुत अच्छे सुशासन के रूप में भी वो जाने जाते रहे हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जाते रहे हैं।
आज के दौर में वो एक तरह से समाज बदलो के रूप में वो रिफॉर्मर की भूमिका में एक जागरण कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, दारू नहीं पियो, शराब नहीं पियो, ये मत खाओ, ये नहीं करो। तो क्या जितना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था को जो पिछले 40 साल से वही सारे पुराने लोग हैं, आप कह सकते हैं कि जो जेपी आंदोलन के जो प्रोडक्ट है वही बिहार के सत्ता में या अपोजिशन में मोर और लेस वही कायम है। लेकिन इन लोगों का आम बिहारियों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर ये कम्युनिकेशन होता तो शायद नीतीश जी अपने साथ निश्चय को लेके इतना रिजिड नहीं होते और ना ही अपने साथ निश्चय को एक अपने अहंकार में बनाते। जनरल साहब, आपका क्या कहना? सबसे पहले मैं सुमन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महिलाओं के रोल को हमारे देश के लिए जो है उसको प्रतिबिंबित किया है। एक बहुत शानदार, बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि 50% पॉपुलेशन जो महिलाओं की थी वो मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हो रही थी, और ये अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि आज हम सेना में भी, पहले तो महिलाएं थी, डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, लेकिन सेना के फाइटिंग फोर्स में भी हम लोगों ने इनको स्थान दिया है। और हमें विश्वास है कि आगे चल के ये भी हमारे सीमा की सुरक्षा को, हमारे देश के गौरव को गौरवान्वित करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। और समाज इन्हीं से बदलेगा। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि औरत जब एक या समाज की किसी प्रतिष्ठित रिप्रेजेंटेटिव रूप में बैठती हैं तो दो चीज मैं सोचता हूँ। एक तो ये सोचता हूँ कि ये मेहनती होंगी, ईमानदार होंगी, और शायद जात पात से इनका कम नाता होगा। औरत को हम हमेशा समझते हैं कि अगर मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप वहां पर देखते हैं कि टिकट काटने वाली औरत है, तो ये आपके विश्वास जमता है कि ये करप्शन नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब रही बात ये नीतीश की या लालू यादव की, मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहला ये कि पॉलिटिक्स का एम क्या है? यस, द एम ऑफ पॉलिटिक्स इज टू सर्व द पीपल, दैट इज द एम ऑफ द पॉलिटिक्स। वैसे तो हम लोग हर क्षेत्र में एक इंडिविजुअल के रूप में भी हम लोग समाज की सेवा करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन कि एक पॉलिटिशियन के वजह से आपका दायरा बहुत बड़ा बढ़ जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। इसको पॉलिटिशियन को समझना होगा कि पॉलिटिक्स इज मेंट फॉर सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया, सर्विंग द पीपल ऑफ योर स्टेट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये सवाल रहा कि हम इतने सियासी क्यों हैं, पॉलिटिक्स में हमारा बच्चा क्यों बहुत इसके बारे में जानना चाहता है, इसमें शरीक होना चाहता है। कभी कभी मैं जब जाता हूं अपने गांव में, पूछता हूं बच्चों से क्या करना चाहते हो, तो कहता है मुखिया बनना चाहता हूं, या एमएलए बनना चाहता हूं, या एमपी बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? मुखिया क्यों बनना चाहते हो? तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो? इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हो? ये क्यों नहीं चाहते हो? तुम प्रोफेसर क्यों नहीं बनना चाहते हो? तो उसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। तो कुछ तो आप जानते हैं कि इन बिटवीन लाइंस ये पॉलिटिक्स क्यों है। इन बिटवीन लाइंस मैं इसको आपको कहना चाहता हूं, कुछ और है। पॉलिटिकल एम इज डिफरेंट। अब ये बात कि हम इतने सियासी, आप भारत के नक्शा को देखें, भारत के नक्शा में देखेंगे तो बिहार का स्थान वही है जो हमारे दिल का स्थान है। अगर भारत माता को आप देखते हैं, एक बिहार का, एक पूरे हिंदुस्तान का मैप, तो बिहार का स्थान वही है जो दिल का स्थान है। मैं उस दिल की बात नहीं कहता हूं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है या हार्ट बीट होती है। दिल उसको कहते हैं जिससे स्पंदन होता है, जिससे विचार प्रकट होते हैं, जिससे बहुत अच्छा,
प्रकट होती है, बहुत अच्छा। मनुष्यता विकसित होती है, तो उसका रोल है, बिहार का हमेशा से रहा है। और यही कारण है कि बिहार का बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। बिहार का जो रोल है, उसी के डॉक्टर साहब, पॉजिटिव एनर्जी से महात्मा बुद्ध, महावीर और गांधी बने। डॉक्टर तो साहब बिहार ने मैं बनाया, डॉक्टर बिहार साहब की उस मैं पॉजिटिव एनर्जी ने बनाया। डॉक्टर साहब मैं आपको उस बीच में सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। मेरे साथ में अभी हम लोगों के साथ में एक नए हमारे गेस्ट जुड़े हैं, अवनिंद्र जी हैं, और इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। और मुझे लगता है कि बिहार को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने का जो इनका नजरिया है वो बहुत ही क्लास का है और बहुत शानदार है। इनके अपनी जो रचना धर्मिता है उस मामले में भी अवनिंद्र जी की अपनी सानी है। और इस मामले में हम लोग इनका हमेशा एक मानते रहे हैं कि एक माइलस्टोन जहां होते हैं वहां बनाते हैं अपना। अवनिंद्र जी, आपने सुना होगा विजयनंदन शाही जी का जो सीधा सीधी आप हमारे उस बिहार के परंपरा और उस पे ये सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार जो दिल का स्थान रखता है उसका स्पंदन करना बिहार ने छोड़ दिया है और हम बिहारी कुछ ज्यादा ही सियासी हो गए हैं? इसका क्या बैकग्राउंड में आपके क्या आपने देखा है बिहार के बदलते हुए बिहार के इस नए चेहरे को? बिहार का जो राजनीतिक ये है जीवन है, जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई है, 1909 से ही मैं बात कर रहा हूं, तो देखिएगा कि लोगों ने गोलबंद होना शुरू किया। शुरू में आप गौर कीजिए, शुरू के 1950 तक के इतिहास को, तो देखिएगा कि कायस्थ उस समय तक सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक प्रबुद्ध वर्ग था। तो कायस्थों का दबदबा है राजनीति पर, और उनका संघर्ष चलता है ब्राह्मणों के साथ। दूसरा प्रबुद्ध वर्ग वही था जो हर तरह से साकांक्ष था। 1950 के बाद कायस्थों को धीरे धीरे राजपूतों और भूमिहारों ने बैकग्राउंड में ढकेल दिया। और उसके बाद का जो समय आता है 60-61 के बाद, 67 के बाद कहिए, 1967 के बाद का जो समय आता है, वो पिछड़ी जातियों की जो जनसंख्या है, जो जिसमें अभी लालू जी और नीतीश जी हमारे हैं, और शेड्यूल कास्ट का जो ये है वर्ग है, नेतृत्व है, इसने ब्राह्मणों को ढकेल दिया। एक तरह से देखिए कि संघर्ष में एक तरफ ब्राह्मण हम लोग के दिमाग में सेट है, दूसरी तरफ संघर्ष में सब कुछ है, सारी जातियां हैं। इस स्थिति को भी आप दो पार्ट में देखिए। एक पार्ट टीएन शेषन तक, एक टीएन शेषन के बाद। टीएन शेषन तक आसान था जीत पाना, आप कुछ मसल पावर को मैनेज कीजिए और आसानी से जीत जाइए। टीएन शेषन के बाद मसल पावर से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, मनी पावर से जीत सकते हैं। और यही कारण है, सुमन जी ने जितनी आसानी से कहा कि इस बार बहुत सारी महिलाएं जीती हैं, किसी का भी आप बैंक अकाउंट उठाकर देख लीजिए, एक मुखिया बनने के लिए हर गांव में एक कैंडिडेट को 20 से 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं मिनिमम। बिल्कुल। तो अब पहले जो काम मसल पावर से होता था वो अब मनी पावर से हो रहा है। हम वही गोलबंद है, मानसिक रूप से हम संघर्षरत हैं अपने जाति के लिए। हम लोगों के दिमाग में इस तरह से जाति क्या कहिएगा, जो संवेदना ठूसा हुआ है संस्कार के रूप में, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। यह निकल सकता है बशर्ते कि हम अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। मेरा कहने का मतलब है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि अपने आप स्कूल कॉलेजेस को मजबूत कीजिए, आप हेल्थ सेक्टर को मजबूत कीजिए, आपने अच्छी सड़कें दे दी, बिजली की अच्छी व्यवस्था कर दी, फिर भी लोगों का पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? अरे यहाँ तो अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। पहले तो इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ने के लिए आज से 20 साल पहले जाना शुरू किए, उसके बाद साधारण ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोग बाहर जाना शुरू किए, और आज स्थिति यह है कि मैंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसको बाहर भेज दीजिए। इसका कारण क्या है? हम देखिए कि हमारे पॉलिटिशियन की सोच क्या है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हम डॉक्टर नहीं देंगे, उसमें हम
दवा नहीं देंगे, उसमें हम बेड नहीं देंगे, किंतु आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया हर आदमी के हाथ में दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं 5 लाख रुपया हर आदमी के हाथ में? अगर आप 1 लाख आदमी को 5 लाख रुपया की गारंटी दे रहे हैं तो उससे बेहतर है एक अस्पताल को मजबूत कर दीजिए, उसमें हर आदमी को सुविधा हो जाएगी। आप स्कूल कॉलेजेज है, स्ट्रक्चर खड़ा है, वहां पे आप टीचर नहीं दे रहे हैं, आप सड़क बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। आधे से अधिक सड़कें और पुलें उस एरिया में अब बन रही हैं जहां की आबादी ही नहीं है। पुल बन चुका है, उसका अप्रोच गायब है, अप्रोच बना दिया है, पुल गायब है। जब तक अप्रोच बनता है तब तक पुल टूट जाता है। आप केवल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर पर, कंस्ट्रक्शन पे इसलिए खर्च कर रहे हैं कि उसमें आपको कमीशन आता है। अवनीश जी, मैं अवनीश जी, आपने एक सवाल बड़ी मौज का जो आपने उठाया है, मैं अभी सुमन जी से इस सवाल का ये ले लूं। सुमन जी शायद उसको बेहतर जोड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया है आज का, कि बिहार सियासी क्यों है, हम सियासी क्यों हैं। तो सुमन जी ने महिला एक वुमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत तरीके से रखा है सामने में, और शायद जनरल साहब भी उनकी इस बात के लिए तारीफ किए थे सुमन जी। लेकिन बात जो अवनीश जी कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही भी है। सवाल इसलिए है कि महिलाओं की जो 50% का रिजर्वेशन का ये बना लोकल बॉडी इलेक्शन में, उसमें ज्यादा तो मुखिया पति ही अपने को फेस हुए हैं। महिलाएं तो आज भी वो आंगन में बैठी हुई है, और मुखिया पति, सरपंच पति, जिला समिति पति, ये सारे पति ही सामने में दिख रहे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वो एक क्लास है, उसकी बात अगर हम ना करें, इसमें हम आम की बात कर रहे हैं, आम वोटर्स की बात कर रहे हैं, जिसका आपने बहुत अच्छा और सुंदर विश्लेषण किया था कि महिलाओं की लंबी कतारें देख के ही बिहार के प्रिंट और बिहार के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की खबर बनती है। और ये भी क्रेडिट आपने दिया कि महिलाएं ने इस तरह से जो जातीय सियासी कुचक्र है उसको भी तोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन सुमन जी, क्या ऐसा है कि इस दौर में महिला इंपावर्ड हुई है, उनके हाथ में पैसा आया है, या मनी एक्सचेंज के रूप में महिलाओं के पास में कुछ गिफ्ट मिला है, चाहे वो सेंटर से मिला हो या स्टेट से मिला हो, इसलिए महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है? और ये कॉन्फिडेंस अगर बढ़े, महिलाओं के हाथ में मनी पावर आए, तो बिहार जो इस कुचक्र में, जातीय कुचक्र में है, उससे बाहर निकल सकता है क्या? देखिए, दो बात है। एक बात ये है, आपने दो बात कही है कि महिला के हाथ में पावर और पैसा की बात आप कह रहे हैं, और पावर और पैसा जब आएगा तो वो जो एक राजनीतिक सियासी चल रहा है उसमें उनकी भूमिका कैसी होगी हर स्तर पर। आप इसको तो मानेंगे ना कि किसी के भी पास आज की तारीख में जो भी पुरुष वर्ग है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में वो एक मजबूत खंबे के रूप में परिवार से लेके राष्ट्र तक में अपने आप को स्थापित किया है, और वो एक धुरी है, उसके पीछे ही हम चलते हैं। अब इतने सालों के बाद जब पहला चुनाव की घोषणा हुई थी 2001-2 में, नीतीश कुमार ने ये कहा था कि महिलाओं को 50% की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। आप उससे डिनाई, देखिए मैं राजनीतिक नहीं हूं, किसी दल से वास्ता नहीं रखती हूं, लेकिन इसको डिनाई आप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि अगर वो एक स्थिति उन्होंने नहीं बनाई होती तो आज शायद हम भी इतना बोलने की स्थिति में नहीं होते। एक तो है कि किसी को भी आप एक स्थान दीजिए, उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी करना है आप करिए। पहला इलेक्शन में महिलाओं को जब हम लोग जाते थे जागरूक करने के लिए परिवारों में, इसी मिथिलांचल के एरिया में, तो लोग मुझे ही कहते थे कि सब महिला सुमने दीदी भाजते की। अब बताइए, जिस परिवार का पुरुष जिसकी महिला को घर से निकालने हम जा रहे हैं कि उनकी भागीदारी हम लोग कराना चाहते हैं, आप उनको लेके आइए, वो मुझे सुनाते थे कि सब महिला सुमने दीदी भाजते की, तो हम सब की करवाई। आज वही लोग किसी भी हाल में अपनी ही महिला को लेके आना चाहते हैं, पंचायत से लेकर और राज्य स्तर की राजनीति तक, वही लोग। इसके पीछे अब वो कारण नहीं है पैसा
उनका जो ताकत है वो जातीय ताकत हो या पैसा हो, सब एक जगह है। पर जिस महिला ने 2 इलेक्शन लड़ा, 3 इलेक्शन लड़ा, अब उस महिला को उसके पति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सुमन जी, आप तो मिथिलांचल में बहुत एक्टिव रही हैं और जी, आप बहुत, मुझे लगता है कि एक इम्प्रेसिव, अपने वाणी में भी आपकी ताकत है और आप सामाजिक शक्ति भी है आपकी। मैं ये जानना चाहूंगा कि नीतीश जी ने जब ये 7 निश्चय लाए हैं, उसमें ज्यादा निश्चय जो है वो महिलाओं को डेडिकेटेड है। जी, जैसे पहला, शराब के लिए जो उन्होंने शराबबंदी की, और इस जिद पे बिहार का अभी तक मुझे लगता है कि 16 से 17 हजार करोड़ का बिहार के राजस्व का नुकसान होता है। लेकिन उनकी जिद है कि वो महिलाएं इससे बहुत खुश हो रही हैं कि उनके यहाँ शराबबंदी है और पुरुष जो है दारू नहीं पी रहा है। लेकिन पुरुष तो उससे कई गुना ज्यादा दारू पी रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा जो बिहार में सरेआम जो है शराब की कालाबाजारी हो रही है। उसके घर में आज जो महिलाएं पीड़ित है, जिनके पति जो पहले 50 रुपए पीते थे वो आप 100-200 रुपया में खरीदते हैं, तो क्या ये जो बिहार में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि आप ये बताइए कि हम शराब पीते हुए नहीं दिखना चाहिए, बाकी हम शराब पिए जा रहे हैं, तो इस तरह की जो सोच बन रही है, उस सोच को क्या बदलने की जरूरत नहीं है? एक बिहार आप स्वस्थ। विनोद जी, ये जो शराब का मुद्दा है एक अलग मुद्दा है, और इसके ऊपर अगर आपको डिस्कस करना है तो उसके पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे और तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि पूरे बिहार में सबसे पहले इसके ऊपर अब एक स्टडी होनी चाहिए, और वो स्टडी ये होनी चाहिए कि अलग अलग वर्गों के साथ बात करनी चाहिए, खासकर महिलाओं के साथ बात करनी चाहिए, महिलाओं में भी कुछ अलग अलग वर्ग की महिलाओं के साथ बात करनी चाहिए कि उनका क्या नजरिया है। आप देखिए, सिर्फ ये कह देना कि ये चुकी सुमन जी, मैं आपको, सुमन जी, मैं आपके संज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी हम कोई कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के साथ हमें यह देखना चाहिए कि समाज पे आने वाला इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। और पहला उस उदाहरण में अगर सुप्रीम कोर्ट ने रखा है तो बिहार के शराबबंदी को रखा है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, मेरा सवाल इसलिए था कि सुमन जी, कुछ व्यवहारिक बातें होती है और कुछ अव्यवहारिक बातें होती है, लेकिन क्या बिहार में महिलाओं का इतना एम्पावर्ड महिलाएं हैं जो नीतीश जी को लग रहा है कि शायद महिलाएं इसे बेहतर सोचती है तो वो कुछ भी कर रहे हैं? मैं ये सवाल रवि जी से लेता हूं, क्योंकि रवि जी इन सब चीजों को काफी क्लोजली मॉनिटर किए हैं और रवि जी बेहतर बताएंगे कि रवि जी, बदलते बिहार में जो एक, आप कह सकते हैं, मैं इसको वोट बैंक नहीं कह सकता हूं, लेकिन महिलाएं एक बड़ी वोट बैंक बनी, और वो महिलाएं जो है वो कास्ट के लेवल से एक अलग सोच की ये पहली बार बिहार ने दिखाया है, और उसने वोट भी किया है उस तरीके से। तो ये जो इस तरह की चीजें, जो मैं इम्प्रैक्टिकल भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बिहार के बहुत ही पॉलिसी मेकर्स और बड़े विद्वान नेता होंगे जो इस तरह की चीजें लाए होंगे, लेकिन क्या ये इसमें जो ये 7 निश्चय और शराब की बंदी के बाद जो नीतीश जी का ये जो समाज बदलो अभियान शुरू हुआ है, क्या इसके निहितार्थ है? देखिए विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की जो भूमिका है वो बड़ी भी है और बहुत एकदम से कहें प्रभावशाली रही है। और वर्तमान अगर राजनीति की अगर बात करें तो वर्तमान राजनीति में अगर वोट बैंक को देख लें, नतीजों की अगर बात देख लें, तो निश्चित रूप से महिलाओं की जो भागीदारी रही वो बहुत मजबूती से आई है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा के चुनाव हो या उसके बाद तमाम लोकसभा के भी चुनाव हो, उसमें हमने देखा है कि महिलाओं की जो भूमिका है वो किस ढंग से बड़ी है। इसमें नीतीश कुमार ने जिस ढंग से एक अभियान चलाया है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बदलाव का एक कदम है। हालांकि शराबबंदी को लेकर के कितना सफल है नहीं है ये विवाद, आप इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए आप, दोनों चीजें हैं। आज वो किस ढंग से, अगर समाज की अगर बात कर रहे हैं तो बाल विवाह की भी बात कर रहे हैं, साथ में दहेज प्रथा की भी बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि देखिए हर कालखंड में आप देखेंगे कि समाज का एक अलग रूप होता ही है। आप पहले अगर 19वीं सदी में अगर देखेंगे तो हमारा धार्मिक सामाजिक एक चेहरा रहा है, जहाँ पे धार्मिक आंदोलन भी चलता रहा है। आज का जो दौर है बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक स्थिति है। अगर आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत नहीं है, इम्पावर्ड अगर नहीं किया जाता है खासकर महिलाओं को भी,
तो फिर कह सकते हैं कि वो कमजोर होंगी। और यही कारण है कि देखिए, सत्ता हमेशा चाहती है कि जो जातियों में समाज टूटे जिससे उसको फायदा होता है। लेकिन सामाजिक चिंतक जो है वो हमेशा चाहते हैं कि वो समाज जो है वो टूटे, ना कि जातियां टूटे, क्योंकि उसमें उसकी एक ढंग से कहें तो उसमें काफी उसे लाभ पहुंचता है। ये देखिए, यही कारण है कि देखिए बिहार में जो महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हुई है। सुमन जी ने भी इससे पहले मेरी जब बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि किस कदर, अगर मुखिया के चुनाव को ले, मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो यहाँ से आपको बता दें कि जमुई जिले की एक स्टोरी हमने चलाई थी। वहां पे कई कद्दावर लोग जो है वो चुनाव में खड़े थे। आपको बता दूं कि काफी पैसे वाले भी और रसूख वाले भी। लेकिन उसमें से एक ऐसी महिला जीत करके आती है जो आपको बता दूं कि मनरेगा में मजदूर थी, 100 रुपए रोज उसे मिलते थे। वाह। और मनरेगा के मजदूरी करते हुए वो जब मुखिया का चुनाव जीतती है, वो मुखिया बनती है। अब जरा सोचिए कि समाज किस कदर सोच रहा है, और एक निश्चित रूप से बदलाव किया। उसे हमने प्रमुखता से अपने चैनल पर उसे कहानी भी दिखाई थी। लेकिन ये एक सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, और ये आप कह सकते हैं कि मुखिया का चुनाव जो है वो एक नया पैमाना बना है। ये अगर विधानसभा के चुनाव में, आगे भी बहुत चुनाव में अगर बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया। चीजें दिखाई ये पड़े तो आपने बहुत आपने अच्छी है। रवि जी, ये शानदार, ये सब बिहार का यही एक उम्मीद जगाती है। यही सब चीजें जब आप लोग अपनी वो स्टोरी ग्राउंड से दिखाते हैं, और यही एक उम्मीद जगाती है। जब मैं यही सवाल अब जनरल साहब से पूछ रहा हूँ कि जनरल साहब, अभी अमरिंदर जी ने जो बातें कही है, कुछ बातें उन्होंने बिहार के एक डीएनए का सवाल उठाया है कि ये जो बिहार का ये सियासी बीमारी है कि हम बिहारी कुछ ज्यादा ही सियासी हैं, ये उसका डीएनए प्रॉब्लम है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि ये पुरानी बीमारी है, और लोग अभी तक उसी समीकरण में अपने को जोड़ तोड़ करके आगे बढ़ते रहे हैं। अपने सामाजिक एक फ्यूडल कास्ट सिस्टम का जो बेस रहा है, उस चीज को शायद अरविंद जी इसमें ज्यादा उसको फोकस कर रहे थे। मैं जनरल साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आपका कितना बिहार से संपर्क है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बिहार में नई पौध आई है, जो पढ़े लिखे एनआरआई हैं, जो पढ़े लिखे बिहार से ही माटी से गए हुए बाहर लोग गए हुए हैं, जिनके माता पिता ने एक बड़ा त्याग करके उन्हें पढ़ाया है, ज्ञान अर्जित किया है, वो बिहार में जाके जो बिहार बदलने की जो उनकी जिद है, और वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे महिलाएं भी हैं उसमें, जो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, शिद्दत से काम कर रही हैं। और उनके सामने में ये जात और ये पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें नहीं है। वो एक अपने को इम्पावर करना चाहते हैं और बिहार को इम्पावर करना चाहते हैं। तो ये जब आप नए जनरेशन के लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपको जनरल साहब एक नई उम्मीद दिखती है, एक नया बिहार का जो आपके मन में एक कोई रहा होगा, ऐसी कोई छवि, तो क्या इसे उम्मीद जग रही है क्या? धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक बदलाव के लिए सज्जनों का पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। यस। और ये सज्जन महिलाएं हैं या पुरुष हैं, किस जाति के हैं, उसमें उस समीकरण में मैं नहीं जाना चाहता। सज्जन होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जब तक वैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आप सोशल चेंज नहीं पा सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी पार्टियां हिंदुस्तान में हैं, सब में एक समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ है। आप उनके किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछिए कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। हमने बहुत बात की है लोगों से, लेकिन वो लोग असली समाजवाद का जो डेफिनेशन है उसको नहीं जानते। और हमारे दृष्टिकोण में 4 स्तंभों पर समाजवाद खड़ा है। पहला, समता। समता का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर हो जाएं, नहीं, सब इज्जतदार बने। एक उंगली आपके हाथ की है, वो 5वां उंगली भगवान ने एक ही तरह का नहीं दिया है। छोटा बड़ा सब है। अगर सबको एक बड़ा एक ही साइज का बना दिया जाए तो आप खाना भी नहीं उठा सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। तो पहला चीज है कि समता, सब में सिंक्रोनाइजेशन हो, सब अपने को बराबर का हिस्सा समझें समाज का। तो समता सबसे पहला स्तंभ है। दूसरा है संपन्नता। समाज में सभी संपन्न होनी चाहिए। संपन्न का ये मतलब नहीं है
कि हमारे पास 4 महला मकान है तो हर आदमी का 4 महल का मकान हो, या जिस तरह अंबानी का एंटेलिया है उस तरह का मकान हो? नहीं, उसको नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन हम सबको संपन्न होना चाहिए कि वो अच्छा भोजन कर सके, अच्छे मकान में रह सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके और समाज में एक इज्जतदार रूप में, इज्जत के रूप में वो समाज में काम कर सके। संपन्नता उसको बोलते हैं। और तीसरी चीज है समरसता। अगर आपस में मेल मिलाप, प्यार, मोहब्बत नहीं हुआ तो समाज बेकार हो जाता है। और लास्टली सहिष्णुता, एक दूसरे को समझना और दूसरे पर विश्वास करना, दूसरे को सहिष्णुता की दृष्टि से देखना, ये समाज में ये 4 गुण हैं जो समाजवाद का बहुत अच्छा, और इसको हम लोगों को समझना होगा। दूसरी चीज है, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ें, हम तो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 अंग है, आप सब जानते हैं। 2 इंपॉर्टेंट जो है अंग हैं वो है सोशलिज्म, दैट इज सोसाइटी शुड बी सोशलिस्टिक सोसाइटी, एंड डेमोक्रेसी। अभी सोशलिस्ट सोसाइटी क्या है? जैसे मैंने कहा, जो सोसाइटी की जो सोशलाइजेशन है वो डिफेक्टिव है, इसलिए समरसता नहीं है, विषमता है। और आजकल डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? डेमोक्रेसी इज ए प्ले ऑफ डेमोग्राफी। हम कितने नंबर में हैं ये डिसाइड करता है हमारी डेमोक्रेसी को। डेमोग्राफी, हमारी पॉपुलेशन क्या है। इसलिए आज हो रहा है कि कास्ट का पॉपुलेशन होना चाहिए, सेंसस में आना चाहिए। क्यों? हम 130 करोड़ भारतीय हैं, हमारी केवल 2 ही जाति है, गरीब या धनी, पढ़े लिखे या अपढ़। तो हमें तो इसी विषमता को दूर करना है कि बहुत अच्छा जनरल साहब, मैं आपने एजुकेटेड हो। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा हमारी जनरल साहब, मैं आपकी इस बात को, आपकी इस चर्चा को मैं अरविंद जी से ले लेता हूँ। अरविंद जी इतिहास के विद्वान हैं और इस सामाजिक परिवेश को और सामाजिक जो बदलाव है उसको बहुत करीब से देखा है। अरविंद जी, अभी जनरल साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार बातें कही है बिहार के पर्सपेक्टिव में और खास करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में। क्या बिहार में अभी तक जो समाजवाद और जिस तरह से सामाजिक न्याय, जो क्या नाम है उसका, एक नारा आया था कि सम्मान के साथ सामाजिक न्याय, ऐसा चीजें, बहुत तरह के स्लोगन सब बिहार में बने। क्या वाकई में एक इसको ऐसे देखिए कि पिछले 10-12 साल पहले, 10-12 बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मात्र 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूं जी। घर से जब औरतें निकलती थी तो लोगों की नजर जाती थी कि फल्ला घर की औरत निकल रही है। पिछले 10 वर्षों में बिहार में एक परिवर्तन जरूर आया कि आज आपकी पत्नी अगर सड़क पर जाएगी गांव में तो कोई नहीं देखेगा कि आपकी पत्नी जा रही है सड़क पे, कोई औरत जा रही है। यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। गुड। औरतें टीचर के रूप में, आशा कार्यकर्ता के रूप में, या फिर वार्ड काउंसलर के रूप में, या किसी दूसरे इसके रूप में कार्यक्रम में जुड़ के औरतें इतना अधिक अब घर से निकल रही हैं, वो इतना अधिक बोल्ड हो रही हैं कि उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके बच्चों पे। आज औरतें डिसीजन ले पाती है गांव में कि वो बच्चा पैदा करेगी या ना करेगी। यह अंतर आना, यह जो अंतर आया है, यह बहुत बड़ा अंतर आया है आपके समाज में। बहुत और यह अंतर, अगर शिक्षा अगर थोड़ा भी दुरुस्त हो गई हमारे यहाँ, तो आप याद रखिए कि अगले 10 वर्षों में हम लोग किसी भी सुशिक्षित सुसंस्कृत समाज को पीछे छोड़ने के काबिल रहेंगे। बहुत अच्छा, केवल शिक्षा हमें चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर की औरतें, चाहे वो मजदूर क्लास में हो या बढ़िया अपर से अपर क्लास गांव का हो,
वो कोई ना कोई लड़की औरत वहां से मास्टर है, अगर स्कूल टीचर नहीं है तो वो आशा कार्यकर्ता है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका है या किसी दूसरे काम में लगी हुई है। तो 101 तो सरकार ने इतना अधिक रिजर्वेशन औरतों को दे दिया है कि औरतें स्वतः घर के बाहर आ गई हैं, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, वो बाहर की दुनिया देख रही हैं, वो डिसीजन लेने में उनको सुविधा हो रही है। और यह डिसीजन लेना, इसमें मैंने एक सर्वे एक गांव का किया था कि पिछले 10 वर्षों में औरतों में यह एक परिवर्तन आना कि वह बच्चा कंसीव करे कि ना करे, यह अगर विचार औरतों के मन में आ रहा है, इसका मतलब औरत बहुत अधिक स्वतंत्र हो चुकी है, बहुत अधिक स्वावलंबी हो चुकी है, बहुत अधिक स्वाभिमानी हो चुकी है। यह परिवर्तन जो है निश्चित रूप से बिहार के समाज को बदल रहा है और आज न कल आपका सियासी समाज भी बदल जाएगा। मैं आपके पास आता हूं। मैं एक बार जो है अमरिंदर जी की बात को मैं सुमन जी से ये कर लेता हूं। इसको मैं एक तरह से कहेंगे इस पे एक बार मुहर लगवा लेते हैं सुमन जी से। सुमन जी, अभी जो अमरिंदर जी ने कहा वो उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसने बदलते हुए इस बिहार को जो एक मैं आपको कह सकते हैं कि एक सकारात्मक छवि में दिखाई है उस इमेज को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बिहारी होते हुए भी शायद इस इमेज को बहुत करीब से महसूस नहीं कर पाए हैं। बिहार में औरतें तो निकल रही हैं घर से, बिहार में औरतें तो एम्पावर्ड हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि बिहार के औरतें जो है पारिवारिक भूमिका अपनी निभा रही है और डिसीजन मेकिंग में आ गई है। इन सब हालात के बीच क्या बिहार का जो बदलाव जो हम सपना देख रहे हैं या ऐसा लगता है कि बिहार का कभी भी बदलाव होगा, तो ये औरतें ही मुमकिन कर पाएंगी क्या सुमन जी? बदलाव हमेशा औरतें ही करती हैं, इसको तो मानना ही पड़ेगा। हाँ। बदलाव हमेशा, चाहे वो घर का हो या देश का हो, बदलाव हमेशा महिलाओं से ही होगा। और अभी थोड़ा समय लगेगा। अरविंद सर ने जो बोला मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, बट अभी थोड़ा उसमें कसक है सर। अभी उस निर्णय तक सभी महिलाएं नहीं पहुंच पा रही है जिस निर्णय की आप बात कर रहे हैं। अभी उनके पास पद आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, पर परिवार में अभी भी जितना मुखर होना चाहिए उतना गांव के परिवेश में, इवन की शहर के भी परिवेश में अगर हम देखें पटना तक में भी, तो लड़कियों को इसीलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि उनको उसके लायक उसका लड़का मिल जाए। आज भी उस मानसिकता में हम हैं। तो उस मानसिकता से हम पुरुषों को ही निकलना पड़ेगा सर, क्योंकि उनका दबदबा अभी भी घर के अंदर है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा और जब इसको स्वीकार करेंगे तभी सही मायने में महिलाओं की स्वतंत्रता की हम बात कर पाएंगे और मास में हर वर्ग का जो विकास है महिलाओं का वो हो पाएगा पूरी तरीके से। इसीलिए मैं अभी मुहर नहीं लगाऊंगी विनोद जी। अभी उस पे बहुत काम होना बाकी है। नहीं, अभी उस पे बहुत काम करना बाकी है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं राजनीति नहीं हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी की जो ये सामाजिक बदलाव यात्रा चल रहा है, उस बदलाव में जो उनके 2-3 छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज का ही नहीं हर वर्ग हर व्यक्ति का नासूर है। वो है बाल विवाह। सबसे पहला, अभी भी मैं जहां से बात कर रही हूँ, परसों भी हम लोग एक बाल विवाह को रुकवाए हैं और ऐसा नहीं है कि बस मुंह से लीगली रुकवाए हैं और लीगली हो रहा था। तो एक नहीं, महीने में ये 10, 20, 25 आ जाते हैं ऐसे केस। तो आप देखिए कि समाज में अभी कितने काम करने हैं। उसको एक आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा कि सचमुच में बाल विवाह अभी भी होता है और कहाँ होता है। सुमन जी, हमारे पास अब टाइम कम है, हम एक बार रवि जी से ले लेते हैं। रवि जी हमारे बीच में बिहार में एक माने जाने पत्रकार हैं और टीवी के बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत करीब से बिहार के बदलते हुए जो ये सारी चीजें आप लोग बता रहे हैं उसको करीब से देखा है। रवि जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि क्या हम बिहारी सचमुच में ज्यादा सियासी हैं? ये आप कब महसूस करते हैं? और अगर ऐसा जिस तरह से सुमन जी बात कर रही थी, अमरिंदर जी बात कर रहे थे और हमारे जनरल साहब बात कर रहे थे, तो मुझे तो बिहार की ये चर्चा आज नए साल में मैं कह सकता हूं कि बिहार सच में एक बदलाव की तरफ शायद चल पड़ा है क्या रवि जी?
निश्चित रूप से विनोद जी, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बात कि मैं सुमन जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से बदलाव आया है, लेकिन अभी एक लंबा रास्ता जो है वो तय करना है। लेकिन जब आप ये कहते हैं विनोद जी कि लगभग लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा सियासी हैं क्या, मैं हमेशा पता नहीं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि बिहारी अगर सियासी है तो बुरा नहीं है, लेकिन अरे हर चीज गुड। में अगर सियासत है तो ये बुरा है। क्योंकि एक बात आपने पहले कही थी कि जो बिहार के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे वो बात इसलिए भी याद आ गई कि देखिए मेरे कई दोस्त हैं विनोद जी, जो अभी न्यू जर्सी में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, और वहां पे बिहारियों का एक संगठन बनाया है और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब वो हमसे ये कहते हैं कि वहां पे फ्लड के दिनों में उन लोगों ने पैसा भेजा कहीं किसी संस्था के द्वारा, कि वहां पे जब बाद में ऑडिट होता है उनको बड़ा अफसोस के साथ उन्होंने बताया कि रवि जी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए भेजे, लेकिन हकीकत जब हम लोग को पता चली कि जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं, तब ऐसे ही जो है वो पैसा बढ़ गया। यहाँ पे बड़ा अफसोस होता है कि मॉनिटरिंग जो है बाहर में रह करके बिहारी जो है वो करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत दिखते हैं बढ़िया, कि यहाँ पे लोग बहुत कहीं ना बढ़िया। कहीं ये रवि जी, गड़बड़ झाला। रवि लास्ट जी में एक मैं एक मिनट आपको बताऊंगा, आपको बोलते बोलते बस लास्ट में एक सेंटेंस कहते हुए एक हरसिंकर परसाई की एक बात याद आती है। राजनीति में जब जाति की बात आती है तो हरशंकर प्रसाद परसाई जी ने एक बात कही थी कि कह सके कि जितना निष्क्रिय जो आप कह लें कि ईमानदार हैं और जो सक्रिय जो बेईमान है, दोनों एक साथ हो जाते हैं तो जाकर के गड़बड़ यहाँ पे शुरू होती है। बहुत अच्छा। मैं बस एक लास्ट सवाल अपने जनरल साहब से ले लेता हूँ। आप आए हम लोगों के बीच में, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सौभाग्य है। साल के नए साल पहले मैं कह सकता हूँ कि पहले वीक में, सप्ताहांत में जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, एक सुखद बिहार का एहसास हम लोगों को दे रहा है। लेकिन जैसे रवि जी अभी बता रहे थे जनरल साहब, क्या आपको लगता है कि इंडियन डायस्पोरा जो भी जहां है बिहार के, वो एक बिहार में एक समृद्ध बिहार के लिए वो कुछ करना चाहते हैं? इस मामले में बिहार सरकार और बिहार की व्यवस्था जो है वो एक तरह से तैयार ही नहीं है। बिहार अभी भी उस 30 साल वाली जो सोच है कि पैसा कोई लाए हमें दे, हम करके दिखाते दे देंगे। तो जो रवि जी बता रहे थे कि ऐसे बहुत सारे चीजों का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बस पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप कोई मतलब नहीं रखिए। लेकिन ऐसे सिस्टम को, ऐसे चीजों को चैनलाइज करने के लिए क्या बिहार सरकार को आगे नहीं आना चाहिए कि अपने एक बड़े जो टैलेंट पूल है, जो देश दुनिया में अभी उसकी चीजों को आप देखें कि बिहारियों का एक गौरव बढ़ा रहा है, उनको एक सामने में लाया जाए, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए? जनरल साहब। आपने ठीक कहा। मैं केवल 4 बातें कहना चाहता हूं जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है और जो नहीं हो रहा है। पहला, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिनी जाएगी प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल से। हमारे स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर हैं। और क्यों है? क्योंकि जितने अपॉइंटमेंट्स टीचर्स के हुए हैं सारे में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। Incompetent teachers are teaching our students, and that is what is facilitating the growth of private schools all over Bihar. क्यों है प्राइवेट स्कूल? आप पब्लिक स्कूल को उस स्टैंडर्ड के क्यों नहीं बना सकते? तो सबसे पहले जरूरी है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इट शुड बी यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी। सेकंड, प्रमोटिव हेल्थ केयर। जैसा झा जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस बने जा रहे हैं जबकि डॉक्टर्स ही नहीं हैं, तो आप कैसे आप 5-5 लाख रुपए कितनों को देके आप अपने हेल्थ केयर आप करेंगे? आप प्रमोटिव हेल्थ केयर हमारी होनी चाहिए कि बीमारी कम हो। तो प्रमोटिव हेल्थ केयर के लिए क्या जरूरत है? जरूरी है न्यूट्रिशन की, सैनिटेशन की, पोर्टेबल वाटर की, क्लीन होम्स की, वैक्सीनेशन की, केयर ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर्स की, अब्यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल की। अब्यूज, ये सब चीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पॉजिटिव हेल्थ या प्रोमोटिव हेल्थ नहीं हो सकता। आप बीमार से ग्रसित होंगे और टर्शियरी केयर के लिए अमेरिका भी नहीं कर सका, फेल कर गया। हम कैसे पास कर जाएंगे उसमें?
तो प्रमोटिव हेल्थ हो नहीं रही है। आप केवल मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं आप? इसका मैं उत्तर अगेन कहता हूं, इन बिटवीन लाइंस पढ़िए। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे में बहुत कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। सबसे बड़ी है कि पोर्ट हमारे पास नहीं है, सी से हम बहुत दूर हैं। इसलिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पावर होने के लिए हम नहीं हो सकते गुजरात की तरह और महाराष्ट्र और स्टेट की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास पोर्ट नहीं है। तो हम क्या जैसा मैं ये आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे के पास में टाइम कम है। हम आगे इस चर्चा को जरूर रखेंगे, क्योंकि ये चर्चा जो है मुझे तो काफी उत्साह दिया है, और बिहार के जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी काफी, मुझे लगता है कि इस नए साल में एक नए उत्साह को आगाज किया होगा। मैं अवनिंद जी से लास्ट में चलते चलते एक कमेंट ले लेता हूं कि अवनिंद जी, बिहार के बदलने का कोई सपना आपके कभी आता है क्या? क्या आपको लगता है कि ये बिहार में बदलाव होना जो है अब लगभग तय है? बदलाव होना तय है। बदलाव होना इसलिए तय है कि घर से औरतें बाहर निकल रही है, आपकी बहू बेटी घर से बाहर निकल रही है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो जाहिर है कि घर का माहौल बदलेगा। घर का माहौल बदलेगा तो सोसाइटी स्वतः बदल जाएगा। तो बदलाव तो निश्चित है, अपरिहार्य हो चुका है अब हमारे यहाँ। अब उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत अच्छा अवनिंद जी, आपका जुड़ने के लिए, सुमन जी आपका समय देने के लिए मैं जनरल साहब विजय नंदन शाही जी का भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि अपना ये वक्त समय हम लोग को दिया, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जरूर कहते हैं, जो बात अभी अपने हमारे जनरल साहब ने कहा कि क्वालिटी जो है हेल्थ में, और वो एक तरह की बहुत शानदार मैसेज दिया है कि अभी जो कोरोना का काल है वो बहुत ही विषम परिस्थिति में है देश, हमारे राज्य, और हम लोग बहुत फेक न्यूज जो अभी व्हाट्सएप से लेके बहुत ज्ञानी है, जब हम इन चीजों को बात पे विश्वास करते हैं और अपना इलाज के लिए शुरू हो जाते हैं। इन चीजों पे अभी ध्यान न दें। जो डॉक्टर की सही जो एसपीओ है, जो उसमें बात कही गई है, आप उसको प्रिकॉशन करें, और बिहार इस संघर्ष से फिर एक बार बाहर निकलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर मिलेंगे, हम लोग इस बिहार के इस उत्साह को बढ़ाते रहेंगे। सुमन जी बहुत धन्यवाद। जनरल साहब प्रणाम।